हमारा हक अली हक अली हक पंजुमा बालन आया भला झूले लालन सिद्धड़ी दा और सेवन तो सभी शाबाश हक दमादम मस्त कलंदर कलंदर शाह कलंदर कलंदर वाली कलंदर दमादम मस्त कलंदर कलंदर पाक कलंदर सेवानी लाल कलंदर अली का पहला नंबर अली रग रग दे अंदर दमादम मस्त कलंदर कलंदर पाक कलंदर अली का पहला नंबर दमादम मस्तो मस्त कलंदर लाल मस्तो मस्त कलंदर लाल मस्त कलंदर मस्त कलंदर मावानू पीरा बचड़े देना है हो मावानू पीरा बचड़े देना है भाड़ा नू देना है वीर मिला झूले लालन भाड़ा नू देना आली आली हक हमारा हक आली हक भाड़ा नू देना है वीर मिला झूले लालन सिद्धड़ी दा और सेवन दा सगी शाबाश हक दमादम मस्त कलंदर पाक कलंदर सेवानी लाल मस्त कलंदर कलंदर पाक कलंदर सेवानी लाल कलंदर अली का पहला नंबर अली दम दम दे अंदर अली रग रग दे अंदर दमादम मस्तो मस्त कलंदर लाल मस्तो मस्त कलंदर लाल मस्त कलंदर हक उचड़ा रोजा पीरा तेरा ओ उचड़ा रोजा पीरा तेरा हेठ वगे दरिया भला झूले लालन हेठ वगे आली आली हक हमारा हक आली हक चार चराग तेरे बलन हमेशा चार चराग तेरे बलन हमेशा हमारा हक आली हक दमादम मस्त कलंदर कलंदर पाक कलंदर सेवानी लाल कलंदर अली का पहला नंबर दमादम मस्त कलंदर कलंदर पाक कलंदर सेवानी लाल कलंदर अली का पहला नंबर दमादम मस्त कलंदर कलंदर पाक कलंदर सेवानी लाल कलंदर दमादम मस्तो मस्त कलंदर लाल मस्तो मस्त कलंदर मस्त कलंदर हक जनन जनन तेरी नौबत बाजे ओ जनन जनन तेरी नौबत बाजे जनन 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 जन जनन 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 तेरी नौबत बाजे जनन 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 जन जनन 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 जनन
नौबत बाजे नाल बजे ओ नाल बजे घड़ियाल भला झूले लालण नाल बजे आरी आरी हक आरी हक आरी हक ओ नाल बजे घड़ियाल भला झूले लालण सिद्धड़ी दा हो सेवण जो सुगी शाबाश दमादम मस्त कलंदर कलंदर पा कलंदर सेवानी लाल कलंदर दमादम मस्त कलंदर कलंदर पा कलंदर सेवानी लाल कलंदर अली का पहला नंबर दमादम मस्त कलंदर कलंदर पा कलंदर सेवानी लाल कलंदर दमादम कलंदर मस्त कलंदर कलंदर हो इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन किया बांगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। आपकी सुबह हमारे साथ दिलचस्प और पुरकशिश बातचीत, आपके एहसासात हमारे ख्यालात, दिलों में कैद और मस्ती भर देने वाले सदाबहार नगमे। आजा तुझको पुकारे मेरे गीत रे, मेरे गीत रे, ओ मेरे मितवा। आपकी दिल की आवाज दिल से दिल तक। प्रोग्राम दिल से एक नए अंदाज में हर पीर से शनिचर सुबह 9 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। अर्ज कीजे जौहरे अंदेशा की गर्मी कहाँ, अर्ज कीजे जौहरे अंदेशा की गर्मी कहाँ, कुछ ख्याल आया था वहशत का कि सहरा जल गया। या रसूल या रसूल या रसूल या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सारी कायनात मसरूर है, जश्न मिलादे रसूल है। ऐ नबियों के सरदार, निगाह इश्क व मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरान वही फुरकान, वही यासीन वही ताहा। मैं आया तेरे दरबार, मैं आया तेरे दरबार, मेरी तुझ इंसानियत के लिए मोहसिन इंसानियत का पैगाम सीरत रसूल के मुख्तलिफ गोशों का अहाता करता हुआ लाइव फोन इन प्रोग्राम, हुब्बे नबी से सरशार नातों का हसीन गुलदस्ता, जश्न मिलादुन नबी, हर पीर से जुमा रात 10:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। ईटीवी उर्दू पर अगला प्रोग्राम। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं बांगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। नजरादा बीटीवी उर्दू न्यूज में आपका खैर मकदम और आप देख रहे हैं 9 PM खबरनामा। वस्त अप्रैल में लोकसभा के इंतखाबात हो सकते हैं। ऐसी खबरें मिल रही हैं कि 5 से 6 मरहलों में आम इंतखाबात का इनेकाद किया जा सकता है और आखिरी मरहला मई के अवाइल में हो सकता है। जराये के मुताबिक फरवरी के अवाखिर में या फिर मार्च के अवाइल में इलेक्शन कमीशन इंतखाबात की तारीखों का ऐलान कर सकता है। लोकसभा इंतखाबात के दौरान ही आंध्र प्रदेश,
उड़ीसा और सिक्किम के असेंबली इंतखाबात का इनेकाद किया जा सकता है। जराये का कहना है कि मुख्तलिफ रियासतों के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर मुतालिका रियासतों के डीजीपी से मुलाकात करके रियासती पुलिस फोर्स के तैनाती के उमूर पर बातचीत कर रहे हैं। बताया जाता है कि इन उमूर के बाद मरकजी इलेक्शन कमीशन मरकजी दाखिला सेक्रेटरी से मुलाकात करके मरकजी फोर्सेज की तैनाती के मामले पर तबादला ख्याल करेगा। आम आदमी पार्टी कौमी सियासत में गोता लगाने के लिए तैयार है। पार्टी कौमी सतह पर 10 से 26 जनवरी तक रुकने साजी मुहिम चलाएगी। मैं भी आम आदमी मुहिम की क़यादत को गोपाल राय करेंगे। आम आदमी पार्टी के लीडर योगेंद्र यादव ने मजलिस आमला की मीटिंग के इख्तिताम के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि पार्टी में दिल्ली असेंबली इंतखाबात में मिली शानदार जीत से नया जोश, नया वलवला पैदा हुआ है और कौमी सतह पर अवाम आम आदमी पार्टी को उम्मीद की नई किरण के तौर पर देख रही है। तारीख से लेके 26 जनवरी तक पार्टी पूरे देश में मैं भी आम आदमी अभियान चलाएगी, जिसमें हम लाखों लाख लोगों से उम्मीद करेंगे कि वो आए और पार्टी के सदस्यता ग्रहण करें। आम आदमी पार्टी बड़े पैमाने पर देश के ज्यादातर राज्यों में एक बड़ी मात्रा पर में सीटें लड़ेगी। सीटों की संख्या अभी तय नहीं की गई है, केवल इसके गाइडलाइंस बनाए गए हैं। बीजेपी के वज़ीर उज़्मा के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी और योग गुरु बाबा रामदेव आज एक स्टेज पर साथ साथ नजर आए। नई दिल्ली में एक जलसे से खिताब में रामदेव और मोदी ने कांग्रेस और हुकूमत को जमकर निशाना बनाया। बाबा रामदेव ने मुल्क के पहले वज़ीर-ए-आज़म पंडित नेहरू को मौत का सौदागर करार दिया। वहीं मोदी ने खिताब में राहुल गांधी का नाम लिए बगैर कहा कि वो गरीबी का दूध समझते हैं। उसके लिए जीवन में निराशा का नामो निशान नहीं हो सकता है। जो इस पीड़ा और दर्द में पला है, उसके लिए औरों की पीड़ा और दर्द समझने के लिए यात्राएं नहीं करनी पड़ती है। और वही पीड़ा, वही दर्द, वही संवेदना हमें कार्य करने की प्रेरणा देती है। खलाई शोबे में हिंदुस्तान को एक और बड़ी कामयाबी मिली है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में वाक़ सतीश धवन स्पेस सेंटर से GSLV D5 रॉकेट लॉन्चर को शाम 4:18 पर दागा। इस रॉकेट लॉन्चर की खास बात यह है कि इसमें देसी साख्ता क्रायोजेनिक इंजन लगा हुआ है। इसरो के मुताबिक सैटेलाइट के लॉन्च किए जाने के मुकर्ररा 5 मिनट बाद से क्रायोजेनिक इंजन से कारकर्द हो गया। इसरो के मुताबिक इस रॉकेट की रफ्तार 8.5 किलोमीटर फी सेकंड है और लॉन्च के 17 मिनट बाद रॉकेट लॉन्चर ने GSAT-14 कम्युनिकेशन सैटेलाइट को जियो सिंक्रोनाइज ट्रांसफार्मर ऑर्बिट में मुंतकिल कर दिया। मरकजी वजीर अक़लियती उमूर के रहमान खान ने मुसलमानों के लिए सियासी रिजर्वेशन की हिमायत की है। रहमान खान का कहना है कि वक्त के साथ साथ लोकसभा में अक़लियतों की नुमाइंदगी कम हो रही है। मरकजी वजीर ने कम नुमाइंदगी को तशवीशनाक बताया। General election, there are 70 to 80 minority members of parliament in the Lok Sabha. Now that number has come down to about 20 or 30. So this is the concern of the minorities. So it is the political parties which is even today it is the maximum accommodation is done, but we are not, the demand by the community is that there should be a social justice, and they are demanding from the political party. एनसीपी सरबराह व मरकजी वजीर ज़राअत शरद पवार ने आइंदा लोकसभा इंतखाबात में मुकाबला न करने का ऐलान किया है। शरद पवार का कहना है कि वो अब अपना सारा वक्त पार्टी को मजबूत बनाने में सर्फ करेंगे। शरद पवार ने ऐसा भी इशारा दिया है कि वो राज्यसभा की रुकनीत हासिल कर सकते हैं। काबिल गौर बात है कि मार्च के महीने में राज्यसभा की कुछ नशिस्तों पर इंतखाबात होने हैं। ऐसे में इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि शरद पवार मुकाबला करेंगे। जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि कश्मीरी पंडित तबके के जज्बात का लिहाज करते हुए हुकूमत ने आइंदा असेंबली सेशन में
मंदिर बिल पेश करने का फैसला किया है। यूथ ऑल इंडिया कश्मीरी समाज की जानिब से मुनक्किदा एक तकरीब में कश्मीरी पंडित तबके से खिताब करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि चंद खुदसाख्ता कश्मीरी पंडित लीडरों की मुखालफत की वजह से मंदिर बिल में ताखिर हुई है, जिन्होंने दावा किया कि वही कश्मीरी पंडित तबके के असल नुमाइंदे हैं। हम सब की तरफ से यही कहा, हम कंसेंसस से रियासत नहीं चलाते हैं, हम मेजॉरिटी से रियासत चलाते हैं। मैं कंसेंसस से इस रियासत का वजीर आला नहीं बना हूं। अगर मैं कंसेंसस का इंतजार कर रहा होता तो शायद इस रियासत में या किसी भी रियासत में वजीर आला बनता नहीं और इस मुल्क में कभी वजीर आजम नहीं बनता। हम मेजॉरिटी से काम करते हैं और हमें पहचानने की जरूरत होगी कि मेजॉरिटी कम्युनिटी की राय क्या है। क्या मेजॉरिटी चाहती है कि ये टेंपल बिल जो है, ये श्राइन बिल, ये पास हो ना हो? और अगर मेजॉरिटी ये चाहती है कि ये श्राइन बिल पास हो तो फिर हमारा फर्ज बनता है कि ये हम बिल जो है ये हम असेंबली के सामने पेश करें और उसके बाद दूध का दूध पानी का पानी। एपीएससी चेयरमैन मौलवी मोहम्मद उमर फारूक ने कहा कि पाकिस्तान को मुज़ाकराती अमल को हिंदुस्तान में होने वाले आइंदा लोकसभा इंतखाबात से नहीं जोड़ना चाहिए। वो श्रीनगर में ईटीवी से बात कर रहे थे। हिंदुस्तान के साथ मुज़ाकरात के हवाले पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के मुशीर सरताज अजीज के बयान पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए उन्होंने ये बात कही। इससे कबल उमर ने हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के हेडक्वार्टर में एक सेमिनार से खिताब किया। अपनी तकरीर में इन्होंने हिंद पाक के बीच देरपा मुज़ाकराती अमल पर जोर दिया। एक खित्ते का नहीं है मामला, पूरे जम्मू कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा। नजर खबरनामे में फिलहाल इतना ही। लेंगे एक छोटा सा वक्फा और वक्फे के बाद देखिए तीखी बात प्रभु चावला के साथ। आदाब। ये सारे घर ईएमआई प्रूफ हैं। ईएमआई प्रूफ का मतलब ईएमआई के बाद जब घर आपका हो जाता है तब भी घर रहेगा मजबूत, नए जैसा। और घरों को ईएमआई प्रूफ बनाने के लिए हम जैसे इंजीनियर्स को चाहिए ताकत। अल्ट्राटेक सीमेंट, द इंजीनियर्स चॉइस, क्योंकि इस सीमेंट में जान है। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जाओ सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिसे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक की वजह से खेती के माहिरीन से फौरन बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन मसरूफ हो तो अपनी परेशानी फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और परेशानी के हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ियाँ अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कास्ट से मुतालिक परेशानियों का अपनी जबान में फौरन हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर राब्ता करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। नमस्कार, मैं हूं प्रभु चावला और तीखी बात में आज बारी है भारत के सूचना और प्रधानमंत्री मनीष तिवारी की। आज बड़े खुश दिखाई दे रहे हैं आप। नमस्कार प्रभु जी। नमस्कार, नए वर्ष आपको मुबारक हो। आपको भी और आपके सारे श्रोताओं और दर्शकों को। आप अपना अच्छी खबर देंगे तो और अच्छा लगेगा उनको। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो प्रधानमंत्री आपने कंडक्ट की, पहले कभी नहीं देखा मैंने। आईएनबी मिनिस्टर कंडक्ट करते हैं, शायद नॉर्मली प्रेस एडवाइजर करते हैं। अभी तक जो देखा मैंने आपने की, इसके पीछे मकसद क्या था? इसका मुख्य मकसद ये था कि जो पत्रकार बंधुओं की एक शिकायत रहती थी, इसके बावजूद कि पिछले एक वर्ष में 200 सार्वजनिक भाषण प्रधानमंत्री जी ने दिए, जब अंदर बाहर गए देश के पत्रकारों से बात की, पर फिर भी एक आम चर्चा रहती थी कि भाई प्रधानमंत्री जी प्रेस से बात नहीं करते। तो इसलिए आज सारी प्रेस से बात हुई। नहीं, कई लोगों ने, मैं जानता हूं कई पत्रकारों को और एडिटर्स को जो पिछले 5 साल से 9 साल से इंटरव्यू मांग रहे हैं, उनको शायद अपॉइंटमेंट शक्ल देखने की भी नहीं बनी। पर सवाल ये कि ये तकलीफ भी दूर कर देंगे। ये जो शिकायत है आपकी और खासकर वरिष्ठ पत्रकारों की, प्रभु जी अगले 5 महीने में इसको भी दूर कर देंगे। उनके पास उन्होंने कहा कि फैसला 2014 करेगी। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने फैसला कर ही दिया कि मेरे को जनता नहीं जाती, मैं तो रिटायर हो रहा हूं।
देखिए माननीय प्रधानमंत्री, ये मान लिया इन्होंने कि 2014 के बाद मैं प्रधानमंत्री नहीं बनूंगा, जिस देश की जनता मेरे को नहीं चाहती, इसका मतलब 10 वर्ष तक उन्होंने इस देश का नेतृत्व किया, 10 वर्ष तक उन्होंने इस देश की बागडोर संभाली रखी। उसके बाद उन्होंने अपने विवेक से फैसला किया कि भाई 2014 में किसी और व्यक्ति को मौका मिलना चाहिए, और साथ साथ उन्होंने साफ तौर पर यह संकेत दे दिया कि जो नौजवान और उभरती हुआ नेतृत्व है, मैं ये चाहूंगा कि वो इस देश को और जो पिछले 10 वर्ष के काम हुए हैं उनको आगे लेके आज से 3 महीने पहले जब विदेश यात्रा से लौट रहे तब ऐसी बात नहीं की थी उन्होंने कि 2014 के बाद भी मैं सोचूंगा कि मैं अवेलेबल हूं कि नहीं हूं। उन्होंने आज रूल आउट नहीं किया था, आज उन्होंने रूल आउट कर दिया। आज मैं आपसे जो एक गोल्डन रूल है कि ऑफ द रिकॉर्ड जो बात होती है उसको बाहर नहीं करनी चाहिए, पर आज से 3 महीने पहले जब एडिटर्स गिल्ड प्रधानमंत्री जी से मिला था और उनका जो संवाद हुआ था, उसमें उन्होंने साफ तौर पर यह कह दिया था कि 2014 की जो प्रधानमंत्री की दावेदारी है, मैं उस श्रेणी में शामिल नहीं हूं। तो ये फैसला आज नहीं हुआ, पहले उन्होंने फैसला आज से गिल्ड को कहा था, ठीक बात है, आपने पहले इनडायरेक्टली कहा था, स्पेसिफिकली जैसे नहीं, बिल्कुल मैं बेहतर किसी और को हैंड ओवर कर दूं। आपके किसी वरिष्ठ सहयोगी का सवाल था 2014 को लेके, उन्होंने साफ तौर पे ये कहा कि 2014 में मैं प्रधानमंत्री का दावेदार नहीं हूं। पर अब जो अनाउंस किया इसका मतलब आपको लगता नहीं जो उनकी भाषा थी, जिस तरह का डिमीनर था, जिसको आप अंग्रेजी में बोलते हैं, अच्छी अंग्रेजी बोल लेते हैं, उसमें लगता कि फ्रस्ट्रेशन थी उनके, कुछ कहने के लिए नहीं था। नहीं, मुझे नहीं लगता कि प्रधानमंत्री किसी भी तौर से निराश थे या हताश थे। उन्होंने पिछले 10 साल के जो काम हुए हैं उनको एक परिप्रेक्ष्य में जनता के सामने, लोगों के सामने, पत्रकारों के माध्यम से रखा, और उसके बाद जितने सवाल थे, जो सारे सवालों की बौछार हुई, 52 सवाल लोगों ने 52 सवाल किए, 52 सवालों में से कईयों के जवाब पूरे दिए ही नहीं उन्होंने। देखिए, हर सवाल का जो जवाब बनता था वो प्रभु जी ने दिया, उनको देना चाहिए था उतना दिया, बाकी उन्होंने नहीं दिया। मैं सवाल कहना कि उन्होंने कहा कि अपनी सुनाई कि हमारा जो है, मैं प्राउड हूं कि मैंने कोएलिशन चलाया। एक सेंटेंस उन्होंने बोला कि 10 साल लोग कहते थे कि मैं बना था प्रधानमंत्री तो कोएलिशन नहीं चलेगी, मैंने चला के दे दिया। यानी करप्शन होती रही, कंप्रोमाइज होते रहे, इसको सरकार को चलाना अपनी वो अचीवमेंट मानते हैं। किस तरह की सरकार को चलाना? अगर आप किसी भी सरकार का मूल्यांकन करें तो 5 बिंदुओं पे मूल्यांकन होता है। सबसे पहले राजनीतिक स्थिरता, इस देश को उन्होंने राजनीतिक स्थिरता दी, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। दूसरा, सांप्रदायिक सद्भाव, इस देश में सांप्रदायिक सद्भाव का माहौल बरकरार रहा। आंतरिक सुरक्षा, आर्थिक तरक्की और अंतर्राष्ट्रीय जो मामले हैं उसकी कसौटी पर भी ये सरकार पिछले 10 साल में खरी उतरी है। सरकार की बात है, उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट कहां से है? स्टेट गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल होते हैं लॉ एंड ऑर्डर के लिए, उसके लिए आप सेंटर का कहां से कंट्रोल आ गया? आतंकवाद की बात करने में समझ में आता कि आपने अगर कोई प्रदेश सरकार सांप्रदायिक सद्भाव ना बरकरार रखे तो केंद्र सरकार की किस तरह की भूमिका रहती है वो हमने 2002 में देख ही लिया था। 2012 से लेकर अभी तक 50 दंगे हो चुके हैं, कितने लोग मर चुके हैं। मुजफ्फरनगर देखा आपने, वहां पर गए आप, अगर कहते कि हमने सांप्रदायिक दंगे को उठा के देखे, 2010-12 के अंदर जितने दंगे हुए पहले हुए नहीं थे 8 साल के अंदर। प्रभु जी, जो मुजफ्फरनगर में हुआ वो अत्यंत ही दुखद था, पर यह केंद्र सरकार इतनी संवेदनशील थी कि जब दंगा हुआ, राष्ट्रीय एकता परिषद की बैठक बुलाई गई, वहां पे जितनी फोर्स की जरूरत थी फोर्स भेजी गई, प्रधानमंत्री खुद गए, श्रीमती सोनिया गांधी जी गई, श्री राहुल गांधी जी गए, अभी तक और ये बात निरंतर उत्तर प्रदेश सरकार को कही गई कि आपको सांप्रदायिक सद्भाव बरकरार रखना है। अब इसकी तुलना आप कीजिए 2002 से, जहां पे जब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जाके बोला कि मुख्यमंत्री को राजधर्म बरकरार रखना चाहिए, उसके बाद भी दंगे चलते रहे। तिवारी जी, 2002 के बाद उस प्रदेश में एक दंगा नहीं हुआ, ये तो मानते हैं आपके नहीं? 2002 के बाद एक दंगा गुजरात में, मुजफ्फरनगर में इतने बेचारे लोग मारे गए, कैंपों में पड़े रहे, आप जाकर खिलाफ वहां कुछ नहीं, एक लिप सख्ती करके आ गए, सरकार के खिलाफ कुछ भी नहीं बोले आज तक। जितना आप गुजरात के चीफ मिनिस्टर के खिलाफ बोलते हैं, मुलायम सिंह या अखिलेश के खिलाफ आपने बोला 2002 में जिस तरह का वो जो हुआ देश के लिए शर्मनाक था। 2002 में जिस तरह का नरसंहार हुआ, और आज प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल साफ तौर पर और बहुत सटीक तरीके से उसके ऊपर टिप्पणी की कि अगर
आपके ताकतवर और शक्तिशाली नेतृत्व का मतलब यह है कि लोगों को खदेड़ खदेड़ के अहमदाबाद की सड़कों पर मारा जाए, तो इस तरह का बलवान और शक्तिशाली नेतृत्व भारत नहीं चाहता है। तो अच्छा, वो तो लोग आपको 2083 भी याद करा देंगे। 2004 के सड़कों के ऊपर खोज के लोगों को मारा गया, उससे सत्ता में 400 सीटें लेके आ गया। 1984 था, हम निरंतर और लगातार ये वो देश के लिए दोनों कांड शर्मनाक है। 1984 बहुत ही शर्मनाक और दर्दनाक बात थी, और अभी तक, और मैं क्योंकि पंजाब से सांसद भी हूं, मैं ये मानता हूं और आतंकवाद का भुक्तभोगी भी रहा हूं कि जिन निर्दोष लोगों की हत्या हुई थी उनको इंसाफ और न्याय मिलना चाहिए। जिन लोगों ने ये किया है उनको दंड देना चाहिए। पर मैं प्राइम मिनिस्टर परफॉर्मेंस की तरफ आ रहा हूं। आपने कहा जब कोalition चला लिया, ये एक बड़ी अचीवमेंट है। दूसरा जो उन्होंने बात कही कि 9 साल के आंकड़े बताते हैं कि ग्रोथ रेट मेरी सबसे ज्यादा थी पिछले 9 सालों को मिला करके। 2014-4 के अंदर जब आपने टेक ओवर किया, ग्रोथ रेट जीडीपी 8.4% था। अब जब आप छोड़ के जा रहे हैं तो 5% से नीचे है। 1998 से लेकर 2004 तक क्या वृद्धि दर रहा? आप तो अर्थशास्त्री हैं। वो भी आंकड़े लेके आया, वो भी पढ़ देता हूं मैं आपके सामने। 5.8%, 5.8% 1998 से लेकर 2004 और 2004 से लेकर 2013 8%। मैं आपको 9 साल 8%। आप जब टेक ओवर किया, आपकी बढ़िया सरकार थी, 8% दिया। जब आप छोड़ के जाएंगे किसी और के लिए तो 5.8%। मुझे एक बात बताइए, और दूसरा मैं बताता हूं, मुझे एक बात बताइए, उससे पहले आपकी समर्थित सरकार थी। 1991 लेके 1997 तक आपकी समर्थित सरकार थी, उसकी एवरेज निकाल के। मुझे एक बात बताइए प्रभु जी कि आप अर्थशास्त्र के माहिर हैं। 2008 जैसा आर्थिक महामंदी क्या 1933 के बाद आई थी दुनिया में? और उसके बावजूद क्या 2009, 2010, 2011 में 9.5% आर्थिक वृद्धि दर नहीं रहा? ये भी तो यथार्थ है। 1991 के अंदर जब आपकी सरकार, जो 1998 के अंदर जिसको आप समर्थित करते हैं, पहले वाली सरकार को 97-98 तक गई है, तब $35 बिलियन यहां पर फॉरेन एक्सचेंज था। कंगली हो गई थी सरकार। जब बीजेपी की सरकार गई 145 मिलियन पे छोड़ के गई आपको। आप कहते कि जब नीचे गिर जाए तो आप कहते ग्लोबल था, हम फिर भी जीत गए 2008 में। अब का आप प्रधानमंत्री बनने फैसला होना क्योंकि ग्लोबल खराब है, इसलिए हम खराब। देखिए मुझे एक बात बताइए, चलो ये 10 साल का जो पीरियड है इसको अपन बांट लेते हैं। 2004 से लेकर 2008 तक 9% वृद्धि दर रहा कि नहीं? उसके बाद 8 एवरेज निकालेंगे, 8% से नीचे आता है। नहीं 8% से कितना नीचे आता है? और मैं फिर कहता हूं आप पिछले 5 सालों में कंपेयर में अर्थशास्त्री करेंगे, पिछले 5 सालों में जो अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट थी उसकी एवरेज क्या थी और उनकी एवरेज क्या थी? डबल थी, 100%। अगर आप 6 वर्ष की एवरेज लेंगे तो उनकी एवरेज थी 5.8%, यहां एवरेज थी 9.2 या 3%। और अगर आप पूरे 10 साल का लेंगे कि उनके 5-6 साल और हमारे 10 साल, तो फिर भी क्या कहते हैं हमारा वृद्धि दर आर्थिक आपकी ग्रोथ होती है पिछले पीरियड से कंपैरिजन करते हुए। तो वाजपेयी जी की गवर्नमेंट की ग्रोथ थी 55% ज्यादा थी प्रीवियस 5 साल से, और आपकी 40% ज्यादा प्रीवियस 5 साल से। ऐसा है, आपकी ग्रोथ ओवर ग्रोथ इज कम। अच्छा मुझे एक बात बताइए कि 5.8% से अगर आप 8% एवरेज ग्रोथ पे लेके जा रहे हैं तो ये कम है कि ज्यादा है? 50% कम है ना, मुझे 40% है ना। मुझे एक बात बताइए, ज्यादा बिल्कुल है, मुझे आपको फाउंडेशन और फिर 1991 से 98 तक देखिए, अगर आप अगर आप 1991 से लेकर 96 तक जब आर्थिक उदारीकरण हुआ उस समय अगर आपको 1991 से पढ़ देता हूं, 7% से ज्यादा 1991 के अंदर तो -2% थी। 1991 जब सरकार बनी है, अगर आप 96 तक देखिए तो आप आंकड़े लगाइए 7% एवरेज ग्रोथ रेट है। आप जब छोड़ के जा रहे हैं ये तो मानिए कि आप अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट की 9%, आप 8% के मुकाबले 5%। आप क्या कहते हैं, इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं कर सकते कि पिछले 10 साल में जो आर्थिक वृद्धि दर है और जो आर्थिक तौर से भारत का सशक्तिकरण हुआ है, ये इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। हाँ कि किसी वर्ष में ऊपर गई हो, किसी वर्ष में नीचे गई हो, आपकी बात है, मैं सहमत हूं पार्शली, पर सवाल ये होता है कि आप ग्रोथ के लिए जब सक्सेस हो उसके लिए तो आप जिम्मेवार, जब आपका फेलियर हो तो सारे कोई और जिम्मेवार, ग्लोबल फैक्टर। मैं पूछूंगा क्यों कहते हैं ये बात, एक ब्रेक के बाद।
अपनाइए मिला स्किन क्रीम। इसको सिर्फ रात में इस्तेमाल करने से आपको मिले फेस प्रॉब्लम से आजादी। अब फेस प्रॉब्लम को कहिए बाय बाय। एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। तीखी बात में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बातचीत कर रहे हैं मनीष तिवारी से। प्रधानमंत्री क्यों नहीं अनाउंस कर दिया आपने? 3 महीने तो वैसे ही आपके पास है, 2 महीने तो कोड